25 सालों में जो सर्वेज हमने किया है, जी मैंने आज तक एक भी सर्वे नहीं देखा जिसमें दो विषय पहले 3 कैटेगरी में ना आए। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है प्राइस राइज और उसका कनेक्टेड इन्फ्लेशन। क्या बात। इन तीनों में से दो इश्यूज तो कम से कम 1-2-3 में रहते हैं हर बार। देश में आज एक क्लियर पोलराइजेशन हो रहा है वोटर्स के बीच में। कोई बीच में बहुत कम लोग हैं कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं। पोलराइजेशन हो गया है। मोदी जी के बारे में कहें तो मैं एक वाक्य में कहूंगा, ही इज द मास्टर ऑफ द मैनेजिंग ऑफ द मैसेज। मैं इसको 3 M's में कहता हूं, मास्टर ऑफ द मैनेजिंग ऑफ द मैसेज। राहुल गांधी आई थिंक इज ए नाइस पर्सन, but you don't have, at least till now, that nice person being transformed into a strategic political leader. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑन क्यों घंटी बजी। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप शास्त्री हैं, जो जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ लोक नीति नेटवर्क और डायरेक्टर एकेडमिक्स NITT ट्रस्ट है। जाने माने इलेक्शन स्टडीज के भी ज्ञाता है। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार नवीन, नमस्कार अमरजीत, वंडरफुल एंड अ प्लेजर। बहुत बहुत स्वागत। ऐसा लगता है खड़ा होके डांस करें आपके साथ। ये इलेक्शन का नगाड़ा है। नवीन जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूं कि डॉक्टर संदीप शास्त्री जी का नाम एक्चुअल में राजनीतिक शास्त्री होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, राजनीतिक शास्त्री। बिल्कुल शास्त्री होना हमारे समाज में, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली जब आपका इतना रिसर्च वर्क है, इतना काम किया हुआ है राजनीति के क्षेत्र में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी नवीन जी, करते हैं शुरू जरा। अच्छा, तो अपना शास्त्री जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट बाय थिंग हाउ डू यू थिंक डज द राम मंदिर issue help the BJP in the elections this time, sir? Coming straight to the point. Ram Mandir issue will definitely be a factor in the BJP bucket list for support. Also, I feel 2019 में वो थोड़ा पीक हो चुका है। The support on the Mandir issue has peaked in 2019. इस बार क्या होगा, जो 10 वर्ष का सरकार होने के बाद जो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी आ चुका है, उसको ऑफसेट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू रहेगा। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू रहेगा। जी, तो आपको लगता है कि मतलब आपने एंटी इनकम्बेंसी बोला था, तो अगर राम मंदिर ना होता तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती? देखिए, यहाँ पे मैं दो तरह के एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा हूँ, एक सरकार के विरुद्ध और दूसरा कैंडिडेट के विरुद्ध, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के 2 टर्म्स हो चुके हैं। इसलिए इस बार बीजेपी ने काफी कैंडिडेट्स का भी चेंज किया है, ताकि कोई एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट के विरुद्ध ना हो। तो सर, ऐसा है कि 2019 में जो मैंने थोड़ी बहुत स्टडी करी है, सर्वे किया, कि जो एनालिसिस है कि एनडीए को 27 करोड़ के करीब वोट मिले थे, और अपना जो कांग्रेस एंड एलाइज जो यूपी है, उनको शायद 16 या 16.5 करोड़ वोट मिले। तो ये जो डिफरेंशियल है, हाउ मच डू यू गिव दिस टू नरेंद्र मोदी जी? व्हाट डू यू एट्रीब्यूट द वोटिंग पैटर्न टू हिम, उनके साथ जोड़ के, और बीजेपी माइनस नरेंद्र मोदी? नवीन जी, मैं आई एम ए डेटा पर्सन, सो डेटा छोड़ के मैं बात नहीं कर सकता। करेक्ट। 2014 में हमने सर्वे में ये प्रश्न पूछना था कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट ना होते, क्या आपका वोट अलग होता? बीजेपी को जिन्होंने वोट किया, उनमें से 1/4 24% ने कहा हाँ, हमारा वोट बदलता। सो 24% ऑफ द बीजेपी वोट 2014 में बिकॉज ऑफ द मोदी फैक्टर आया। ये 2019 में 32% तक जाता है। 1/3 ऑफ द वोटर से दे केम बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर। इस बार मुझे लगता है ये और भी ज्यादा होगा, बिकॉज आज बीजेपी के सब प्रवक्ता मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, और सब प्रवक्ता
और पूरा कैंपेन उनका प्राइम मिनिस्टर के पर्सोना पर रिवॉल्व हो रहा है। सो इस बार मुझे लगता है वो और भी ज्यादा फैक्टर रहेगा, वो प्राइम फैक्टर रहेगा। दूसरे जब फैक्टर्स, जो फैक्टर आपने बात किए, वो जनवरी 22 का फैक्टर हो सकता है और फैक्टर हो सकते हैं, वो केवल बास्केट में इस मेन फैक्टर के साथ आगे जा रहे हैं। करेक्ट। तो जो राहुल गांधी साहब की जो भारत जोड़ो यात्रा है और इंडिया अलायंस जो बनाया था, तो उसका कहां तक मोदी साहब को फायदा या नुकसान होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा फेज 1 और फेज 2 जो हुआ है, फेज 1 का प्रभाव बहुत ही ज्यादा था। फेज 2 में पार्टी और लीडर ने थोड़े समस्याएं फेस किए। एक, जब भी वो किसी राज्य में प्रवेश किया उन्होंने, उस राज्य में इंडिया अलायंस का कोई समस्या बन गया। वेस्ट बंगाल में जब प्रवेश किया, टीएमसी ने कहा हमारा सीट से शेयरिंग नहीं होगा। बिहार में जब आपने प्रवेश किया, तब वहां के मुख्यमंत्री जो इंडिया के एक लीडर थे, प्रमुख कोऑर्डिनेटर बन सकते थे, वो उन्होंने जाके, नीतीश ने जाके एनडीए में जुड़ गए। सो जहां जहां ये यात्रा गई, थोड़े प्रॉब्लम्स थे। मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, बट जितना हो सकता था वो इम्पैक्ट शायद नहीं हुआ इस बार, इस दूसरे राउंड के कैंपेन से। तो अभी जो आम आदमी पार्टी के साथ जो हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है माहौल, इस माहौल को देखते हो आप क्या एंटी मोदी कहेंगे या प्रो मोदी का उनको फायदा हो जाएगा इसको देखते हो? देखिए, मैं इसको और एक दृष्टिकोण से देखूंगा। देश में आज एक क्लियर पोलराइजेशन हो रहा है वोटर्स के बीच में। कोई बीच में बहुत कम लोग हैं कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं। पोलराइजेशन हो गया है। तो जब पोलराइजेशन हो जाता है, अगर मैं बीजेपी समर्थक हूं तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा हुआ, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने क्रम उठाए। अगर मैं बीजेपी और एनडीए के विरोध में हूं तो मैं कहूंगा देखो, हमें मालूम था कि हमारे पीछे आएंगे ये चुनाव के समय में। सो मुझे लगता नहीं है इसके वजह से कोई वोट ट्रांसफर होगा। इसके वजह से केवल वोट स्ट्रेंथन होगा अमंग सपोर्टर जो ऑलरेडी आइदर सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। उससे ज्यादा मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट इसका होगा नहीं। वो मेरी एज ऑफ टुडे कंक्लूजन है। अभी चुनाव के लिए काफी दिन है। किस तरह से वो कैंपेन में अभी एक विषय हो जाता है, उससे कुछ उलट पुलट हो सकता है, बट आज के परिस्थिति में मुझे लगता है ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता। नवीन जी, एक मिनट। सो डॉक्टर साहब, व्हाट फैक्टर्स टिपिकली इन्फ्लुएंसेस वोटर बिहेवियर ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम? किस तरह का वो जो इन्फ्लुएंस होगा? ये देखिए, हमने 25 सालों में जो सर्वेज हमने किया है जी, मैंने आज तक एक भी सर्वे नहीं देखा जिसमें दो विषय पहले 3 कैटेगरी में ना आए। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है प्राइस राइज और उसका कनेक्टेड इन्फ्लेशन। इन तीनों में से 2 इश्यूज तो कम से कम 2 तो 3 में रहते हैं हर बार। फिर अगर सत्ता पार्टी को वोट मिला, उसका मतलब यह है कि बेरोजगारी और महंगाई की समस्या की क्या वो हल उठा रहे हैं? वो बात नहीं, मैं नहीं मानूंगा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हो, प्राइस राइज हो, समस्या है, लेकिन मतदार अपने मन में सोचता है इस समस्या का परिहार कौन ढूंढेगा? अभी शायद जो सरकार है वही ढूंढेगी। और आप दूसरे खेमे में देखेंगे तो उनके पास समस्या का परिहार है ही नहीं, तो शायद इसी तरफ जाएं तो अच्छा रहेगा। ये एक बात। दूसरी बात, जब मैं ईवीएम के सामने खड़ी होती हूं और सभी नाम देखती हूं, सभी सिंबल देखती हूं और डिसाइड करती हूं किस पे मैं निशाना डालूं, तो क्या यहां सामने अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज रहता है कि ये पीछे चले गया और कोई इमोशनल विषय सामने आ गया क्या? वेरी नाइस। वाइल समस्या मेन है, वोटिंग के समय में कौन सा विषय मुझे वो फैसला देने के लिए मजबूर करता है, वो कुछ अलग हो सकता है। क्या बात। तो फैंटास्टिक। नवीन जी, हम अभी बात कर रहे थे इनके डॉक्टर साहब के आने से पहले कि जो ईवीएम का जो चक्कर पड़ा हुआ है कि ईवीएम, अरे अमरजीत वो मेरा क्वेश्चन था भाई, मेरा क्वेश्चन। बात कर रहे थे, आप दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप क्यों करिए? नहीं, गो अहेड अमरजीत, गो अहेड। नवीन जी, मेरा इसके लिए एक ही बात है जी, मैल फंक्शनिंग यस, मैनिपुलेशन नो।
अच्छा, वेरी वेल सेड। मैनिपुलेशन नहीं हो सकता ईवीएम का, मेरा ये विश्वास है। अभी तक मुझे कोई संकेत मिला नहीं है कि मैनिपुलेशन हो सकता है। माल फंक्शनिंग हो सकता है, हाँ, वो तो कहीं भी हो सकता है। ठीक काम नहीं कर सकता है, हाँ, वो तो 5-10 गलत मशीन। जगह पे मिले, ये सब माल फंक्शनिंग का हाँ, प्रश्न है। हाँ। उसका द ईवीएम बीइंग मैनिपुलेटेड मैंने आज तक संकेत नहीं देखे हैं। बिकॉज देयर आर अ फ्यू। अगर उसका मैनिपुलेशन हो सकता है तो अलग अलग पक्ष चुनाव क्यों जीतते हैं? दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। सभी ने एक चुनाव जीता है, तो ये नहीं होता अगर इसका मैनिपुलेशन हो सकता है। क्या कर्नाटका में जीत गए और सेंटर में हार गए तो मैनिपुलेट हो गया, तो वो, या हिमाचल में जीत गया, ईवीएम तो एक ही है। सो बिल्कुल बिल्कुल ईवीएम का बदल क्या है इसका, और इसके अलावा ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या बैलेट पेपर पुराना वाला हो सकता है क्या इसका? एक नवीन जी, इसका मैं एक साधारण प्रश्न में उसका उत्तर दूंगा, प्रश्न में उत्तर दूंगा जी। क्या हम 21वीं सदी में रहना चाहते हैं या 18वीं सदी में सदी? बहुत खूब, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। उससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं इसके बारे में। Yeah, you answered the... बात 21वीं और 18वीं सदी की नहीं है, बात है कि भाई आप उसको विश्वास आपका किसके ऊपर है? बैलेट पेपर के ऊपर है या आप ईवीएम मशीन के ऊपर है? क्योंकि कहीं पर उसके ऊपर विश्वास है, कहीं पर विश्वास नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। मुझे विश्वास भारत के मतदार पे है जी, जो अपना या अपनी फैसला देते हैं और वो ईवीएम में ठीक मिरर हो जाता है, ये मेरा दावा है। क्या बात। शास्त्री जी, मेरा एक मानना है, जो मैं इतने टाइम से थोड़ा बहुत जो देखता पढ़ता आ रहा हूं, मैं आपकी तरह कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो हूं नहीं, पर there are 4 or 5 states which basically decide the elections in India. Correct me if I'm wrong. It is number 1, which is next to Delhi, is UP, Bihar, Maharashtra, West Bengal, Karnataka. So is that correct in my reading? And how far will it be the turning point? देखिए नवीन, आपने करेक्ट बात कही। इसके लिए मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। 2004 में जब बीजेपी हारी, चुनाव के 3 महीने बाद वाजपेयी जी ने एक बात कही, जो जीते उन्हें आज भी मालूम नहीं क्यों जीते, जो हारे मुझे आज भी पता नहीं क्यों हारे। हमने एक आर्टिकल उसके बाद लिखा और कहा कि अगर 2004 चुनाव को आपको एनालाइज करना है, उस समय भारत के 28 स्टेट्स थे, आप हर एक स्टेट का वर्डिक्ट को देखिए, हर एक स्टेट का वर्डिक्ट अलग है। और उस समय भी 3-4 राज्यों ने फैसला में बदलाव किया था। वो आंध्र प्रदेश हो सकता है, वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश हो सकता है उस चुनाव। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमानेंटली 4-5 राज्य है जो बदलाव कर सकते हैं। Correct. इस बार मुझे लगता है 5, जैसे आपने कहा, 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 राज्य हैं जिनके वजह से ये फैसला का क्वांटम डिसाइड हो सकता है। उत्तर प्रदेश, जैसे आपने कहा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, और मैं तेलंगाना भी जोड़ूंगा। अब तक मैं तेलंगाना जोड़ नहीं रहा, मैंने वो छोड़ दिया था because I knew you were going to come to it. तो इन 6 राज्यों में जिस तरह से फैसला जाता है, उत्तर प्रदेश में 90 सीट हैं, अभी एनडीए के पास 62 सीट्स हैं, उनमें से 12-18 सीटों में कितना मिलेगा? और अगर 12 जो 18 हैं उनमें से कुछ मिल गए, आपके 62 से कुछ कम हो जाएंगे क्या? इसी आप गोल करते करते अपना डिफेंस नहीं किया तो फिर समस्या हो जाती है। बहुत खूब, वेरी नाइस। बिहार में 40 सीट हैं, सभी 40 सीटों में से एक आज एनडीए का कैंडिडेट 2019 में जीता। उनमें से कितने आप रिटेन कर सकते हैं? काफी लोगों का विश्वास है कि बीजेपी अपने सीट रिटेन करेगी, जेडीयू क्या करेगी, वो प्रश्न काफी लोग उठा रहे हैं। महाराष्ट्र देखें, लास्ट टाइम से इस बार बीजेपी ज्यादा सीट्स कंटेस्ट कर रही है। होप क्या है कि हम ज्यादा सीट्स कंटेस्ट करें तो हम जीतेंगे। हमारे खेमे में जो दूसरे पार्टी हैं वो अनटेस्टेड पार्टीज हैं, सो वो जीतेंगे या नहीं उन पे ना छोड़े, हम पे डिसाइड करें, वो उनका वहां स्ट्रेटेजी। कर्नाटका में लास्ट टाइम वो 25 सीट जीते, 25 सीट जीते थे 28 में से। अभी इस बार सिर्फ 25 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं।
सो 100% स्ट्राइक रेट क्या होगा इस बार? पिछली बार जितने जीते सब जीतेंगे। तेलंगाना में पिछली बार 5 सीट जीते थे, इस बार क्या ज्यादा हो सकता है वहां पे? और वेस्ट बंगाल, जो परिस्थिति लास्ट टाइम थी वही परिस्थिति कंटिन्यू होगी कि ज्यादा होगी? सो इन राज्यों में आप अगर देखें तो यहां मुझे लगता है फैसला होगा। और जो 87% स्ट्राइक रेट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में लास्ट टाइम उन्होंने अचीव किया था, क्या वो रिटेन कर सकेंगे? वो बहुत ही एक अहम प्रश्न होगा, जो हम सब जो एनालिसिस कर रहे हैं देख रहे हैं। हमारे सुनने आज हमारे सुनने वालों की तो लॉटरी लग गई है ये उसमें कि सर ने फटाफट शास्त्री जी ने बताया। हाँ जी, अमरजीत एक मिनट। हाँ, मेरे को एक सवाल है। देयर आर 2 or 3 questions which I shall put to you quickly, and that is, what do you think is going to happen in Delhi between the AAP and the Congress tying up and the BJP? Who do you think out of the 5 seats, what do you think is, or पिछली बार से इस बार कॉन्टेस्ट टफर होगा, डेफिनेटली टफर होगा। बीजेपी इस चुनाव में दिल्ली में इस बात को लेके जाएगी कि प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, उसके लिए आप वोट कर रहे हैं, उसके साथ वो जो अभी अरेस्ट हुआ है उसकी बात भी करेंगे। वो बीजेपी का मेन फोकस रहेगा। आप और कांग्रेस का मेन फोकस ये रहेगा कि सरकार ने अपना अधिकार का दुरुपयोग किया है, अपने इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया है, वो बात को वो एम्फसाइज करते रहेंगे। लीडर कहेगा कि मैं जेल से लड़ रहा हूं, मेरा दिल आपके साथ है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरा दिल आपके साथ है, वो बात कहते हैं। एक बहुत ही इमोशनल अपील रहेगा। अभी यहाँ वोटर का देखना है कि उनकी दिल्ली का वोटर ने हमेशा ये बात कही है, केंद्र में मोदी, राज्य में केजरीवाल। 2014 में 7 सीट, 2019 में 7 सीट उनको गए, बीजेपी को गए। बट 1 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो वो नतीजा उलट गया। इस बार जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो क्या पिछले 2 इलेक्शंस का ट्रेंड की तरह जाएगा? एक फर्क तो ये है कि अलायंस हो गया है, और दूसरी तरफ अगर कहीं देश में केजरीवाल का अरेस्ट का कुछ इम्पैक्ट की संभावना है, वो है दिल्ली में। दिल्ली को छोड़ के मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा नहीं होगा इस बार। सर, मैं अपने सारे दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि अमरजीत और मैं बिल्कुल न्यूट्रली सवाल पूछते हैं। वी आर नॉट अमर, इज दैट राइट अमरजीत? बिल्कुल 100%। हम लोग मजे और हम लोग न्यूट्रली पूछते हैं। वी आर नॉट फॉर एनीवन, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन। नवीन, मैं भी एक बात कहूंगा। पिछले हफ्ते मैंने एक आर्टिकल लिखी और एक स्टूडेंट ने मेरी जवाब दिए, ईमेल भेजा, सर आपका आर्टिकल पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुड सर, लेकिन एक ही सवाल है सर पूछिए। मुझे ये पहचान नहीं सकी मैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा अगर आपको ये पहचानने में मुश्किल हुई, मेरा काम हो गया। मेरा जॉब ऑफ बीइंग अ न्यूट्रल। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि इन ऑल आवर शोज वी हैव, एज यू मस्ट हैव बीन फॉलोइंग, we have a very fun-filled time. We are not calling here to grill someone, or So I have 2 very important questions, because you have such a illustrious career in understanding people. आप उस मंच पे इतने बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, विशेषज्ञों के साथ बैठे हैं, एक ह्यूमन फैक्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं शास्त्री जी। आप ये मेरे को बताएं, what do you think that keeps Mr. Modi ticking? एक आम आदमी समझना चाहता है कि मोदी जी के बारे में क्या टिक होता है या नहीं टिक होता है, और राहुल गांधी जी के बारे में क्या टिक होता है या नहीं टिक होता है। हाँ, देखिए, मोदी जी के बारे में कहें तो मैं एक वाक्य में कहूंगा, ही इज द मास्टर ऑफ द मैनेजिंग ऑफ द मैसेज। मैं इसको 3 M's में कहता हूं, मास्टर ऑफ द मैनेजिंग ऑफ द मैसेज। इसलिए वो कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लोगों के साथ मन की बात में करस्पॉन्ड करूंगा। सो उनका वो डायरेक्ट कनेक्शन, वो उसका वो आप देखते हैं। सो ही एंड आई थिंक both possibly reality and the projection is wonderful. Now he is somebody who is seen as 24/7 with the people. Absolutely. वो लोगों के बीच में रहते हैं, और उनका और उनके टीम का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एफर्ट है कि हर एक विषय को
अपने तरफ उसको चेंज कर देते हैं। इस बार जब आपका परिवार कहाँ है प्रश्न आया, तो पूरे सपोर्टर्स कहने लगे हम भी परिवार, बहुत हम मोदी परिवार के। पिछली बार आपको याद है राहुल गांधी ने एक चौकीदार चोर है कहा था, वो कन्वर्ट हो गया, हम सब चौकीदार, सब कन्वर्ट हो गया। वो पहले इलेक्शन में मणिशंकर अय्यर ने कहा ये क्या चाय वाला, एंड उसके बाद चाय पे चर्चा शुरू हुई हर नुक्कड़। करेक्ट, वो तो हर जगह चाय की दुकान खुल गई। कैपेसिटी टू कन्वर्ट व्हाट इज कंसीडर्ड एन एडवर्सिटी टू एन एडवांटेज। ब्यूटीफुल। ये इवन डीमोनेटाइजेशन में किया गया। डीमोनेटाइजेशन में कहता हूं गोल पोस्ट चेंज करते गए, पर लोगों ने सोचा नहीं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, लोगों ने कहा समस्या हुई, हाँ समस्या हुई, लेकिन देश के अच्छे के लिए ये हुआ, इसलिए हम सपोर्ट करेंगे। So, the capacity to convey that message. Beautiful. On the other hand, Rahul Gandhi, I think, is a nice person, but you don't have, at least till now, that nice person being transformed into a strategic political leader. Or And votes. I think there is an important difference between them. You may be a wonderful person, you may be very good in dealing one-to-one, but as a strategist who leads a party 24/7 amidst the people, carrying all your followers with you, now that I think Rahul has had a challenge in, again, this challenge comes in because you compare, you see. Correct, when you correct. compare it with what Prime Minister Modi achieves, Rahul Gandhi seems to have fallen short a bit on that. Excellent, excellent. शास्त्री जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी मीडिया की, कि हाउ डू यू परसीव द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शंस? Amarjit, मैंने, if you are talking of election campaigns and what is written in the newspapers or said on television, yes, people are influenced by that. Does social media influence? I have a theory on this. People don't like me for that. I say social media strengthens attitudes, does not change attitudes. Why do I say that? Amarjit, आप ही कहिए, आपको एक मैसेज आता है, क्या करेंगे आप उस मैसेज का? वो आगे, अगर उसको अच्छा है तो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं तो रख लेते हैं। अगर आप उसको मानते हैं जी, तो आप सेव करेंगे, बिल्कुल, राइट? अगर आप उसको मानते नहीं हैं तो डिलीट करेंगे। बिल्कुल। अगर आपने सेव किया, आप किनको फॉरवर्ड करेंगे? उसे जो आपके जैसे सोचते हैं। जी जी, करेक्ट। डायलॉग अमंग दोज़ हु आर ऑलरेडी बिलीविंग इन समथिंग। एग्जैक्टली। अगर मैं आपके जैसे एक ही पॉलिटिकल व्यू पॉइंट का हूं और आपका मैसेज मुझे आया, इट विल स्ट्रेंथन व्हाट आई बिलीव इन। Exactly. So it does not change attitudes really, but confirms attitudes. And Naveen, इसमें मैं एक बात, हाँ शास्त्री जी, आपको मालूम है या नहीं, आपके ग्रैंडफादर और मेरे फादर एक दूसरे को जानते थे। सर ये मेरे को मालूम नहीं था, मुझे आपसे ये पता चल रहा है। जब आपके ग्रैंडफादर वाइस प्रेसिडेंट बने और वाइस प्रेसिडेंशियल एकोमोडेशन पे गए, उस समय मेरे पिताजी CPWD में थे और उनको ये जवाबदारी दी गई कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को क्या अपने घर में चाहिए वो कर दें। और मुझे याद है पिताजी ने घर आके एक बात कही, गिरी साहब ने उनसे कहा, जब मैंने, पिताजी ने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ घर में, बीवी गिरी ने कहा जो मैं कहना चाहता था आपने जाके कह दिया, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं जी, आज ये बात एक दूसरे खेमे पे चली गई है। आज क्या हो गया है, लोग एक कंक्लूजन पे आ चुके हैं, उसके बाद डाटा ढूंढते हैं उसको डिफेंड करने के लिए। पहले क्या होता था, मैं डाटा देख के फिर कंक्लूजन पे आता था, ये उल्टा हो गया। कंक्लूजन है और फिर मैं ढूंढता हूँ डाटा दो इस कंक्लूजन को। एक उदाहरण इसके लिए,
एक हफ्ते पहले एक जर्नलिस्ट ने मुझे फोन करके पूछा, शास्त्री जी, ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष जो गए हैं, कोई फर्क नहीं होगा ना सर? ऐसे देखें, आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है, तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या अपने कंक्लूजन के लिए डाटा पूछ रहे हैं। So, ये मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा सवाल बन गया है। That today people, do they draw their conclusion and then search for data, or do they draw their conclusion based upon what data is telling them? Ideally, it should be the second. Unfortunately, it's becoming the first. अच्छा शास्त्री जी, फैंटास्टिक। कुछ 1-1.5 मिनट में, ये 2 मिनट में ये बताएं सर कि हाउ डिड योर जर्नी में, क्योंकि ये जरूरी है, आज तक शायद आपसे किसी ने पूछा होगा या ना पूछा होगा, लेकिन how did your journey begin in your studies to reach such a pinnacle in political science, understanding elections, your schooling, your college? I mean, how did you manage to reach here? Naveen ji, I was lucky to have my schooling in various parts of India and abroad. Achha. I started off in Calcutta, then went to Shimla, then went to Delhi. And finally, my father was on a UN assignment in Afghanistan between 1971 and 79. And I did my 5 years of schooling there. Achha, which place, sir? Which place? Kabul. Oh, main Kabul. Okay. There was an Indian school there from which I completed my schooling. It is unthinkable now to do schooling in Kabul. My schooling was at the time that Khaled Hosseini wrote about his childhood. We seem to be people of the same age, the author of Kite Runner and other books. Correct. He The golden Afghanistan, which I grew up in also. The golden years. Yes. And after that, I moved to India for my college education. I spent it in a very ethical environment. For 12 years, I was with Sai Baba's ashram, studying in their college, and later on looking after their hostels. And that is where I had a very strong grounding of my value system. I also decided that I would want to take to research and teaching during my master's days itself. And I was lucky that when I completed my master's, I immediately got a job in my own department to start teaching. So at the age of 22, in 1982, I became a faculty. It's now 42 years. And to answer your question directly now, in these 42 years, more than 30,000 students have allowed me to learn with them in their classroom. Kamal. I don't think I have taught anybody. These boys and girls have allowed me to learn with them. And some of them have been my partners in this journey of understanding elections and politics. Fantastic. Wow. I did my first election survey in 1983, 1 year after my MA. And the journey has continued till now. And it's a fascinating experience to go to the ground and meet people. It's exciting to see my students come back from the field and say, sir, I learned this, I learned that. In fact, one student once told me, I'll take half a minute to describe this. She went to the field and came back and told me, sir, I'm doing my second year of master's now. I have been with you in your department for 18 months. I said, yes. Sir, I went to the field for 2 weeks. I said, yes. In these 2 weeks, I learned what you people never taught me in the classroom. अभी थोड़ा साल हो गया था टीचर बन के, तो मैंने झट से जवाब दे दिया, that's why I sent you to the field. You took the credit. The important point is the practical side of learning, which NEP is today talking about. We have tried for now 25 years. Because in our surveys, all our field investigators are students. We, of course, pay them for it. But we think it's part of their social science learning. It's part of their process of learning. And that's where... Hats off to your work and, all great jobs and research work. कमाल है आप. कमाल है सर. सर, एक चीज सब सुनना मांगते हैं और सब सुनना चाहेंगे कि ये जो सैंपल लेते हैं, आप लोग सैंपल लेते हैं, ये ना छूट जाए हमारी बात में. क्योंकि दिस इज द रियल भेलपुड़ी मसाला. कि सैंपल किस तरीके से जनरेट करते हैं स्टेट के लिए, एमएलए के लिए, एमपी के इलेक्शन के लिए. हाउ डज द सैंपल कम? बिकॉज़ वी कीप हियरिंग ऑल दिस ऑन टीवी. Naveen ji, this is a very important point. Survey research says how big your sample is not important. How well your sample is chosen is more important.
In many countries like the United States, you can come up with a very good prediction of the whole country with a sample of 2000. But then how you choose that 2000 is important. हम क्या करते हैं? हम एक overall national figure decide करते हैं. How many samples, how many people we are going to interview. Then we divide that state-wise depending on the population of every state. And then we take every Lok Sabha constituency or at least every alternate Lok Sabha constituency by random sampling method. And then in each Lok Sabha constituency, we choose certain number of of assembly constituencies, again random sampling. And then we take an assembly constituency, list out all the polling stations in that, and randomly choose 3 or 4 among them. And then unme se we take the voters list, and voters list में से 20 या 25 नामों को हम choose करते हैं, again randomly, starting from the beginning to the end. And these are the names we give our students. So And they will when go and meet them. we tell our students, you can only interview these people. Okay. You don't have freedom to interview whoever you want, only these people. And we normally, if we need to do 20 interviews, we have 35 names because we know a lot of people will not. Some of them drop off. They cannot. And बाद में हम क्या करते हैं? Once we get the data in, we compare the demographics of our sample with the demographics as per census. And जहां पे 2 या 3% से ज्यादा फर्क हो, we apply a weight to that sample to bring it to that level. We have always found it's difficult to interview Muslim women. So we always have to apply a weight to that sample. So this is the complex procedure we use. What do you mean by weight? Get things right most of the time. No, what do you mean by weight? I'll give you an example. Suppose Muslim women should have been around 7% of our population, depending on of our sample, depending on the population. But we landed up getting only 2% in our sample. Okay. They should have been 7%, we got only 2%. So what do? The 2% who we voted, their answers are given a weight of 7% in our sample. That's the way. And one last point on the sample. Remember, our methodology allows every voter of India to be a potential respondent. Very nice. Whoever's name is on the voters list. What is the disadvantage of our method? If somebody is not in the voters list, he or she cannot be a prospect. Interviewed. Respondent. But then that's the best way we can choose. That's the best. सर मजा आ गया, पर जाते जाते एक दो सवाल है, फिर अमरजीत can wrap up. It has been so मजा, it is really मजा आ गया आज तो. सर ये बताएं, एक कहावत है, जो जीता वो सिकंदर, तो 4 जून को कौन बनने वाला सिकंदर? जो जीता वो सिकंदर, हमारा सिकंदर भारत का मतदार है. वो वोटर व्यक्ति से महत्व नहीं है. चुनाव में कोई जीतता है, चुनाव में कोई हारता है, लेकिन चुनाव में भारत का मतदार जीतता है. The voter, the मतदाता. But then to answer your question more seriously now, as things stand today, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ. As things stand today, the BJP and NDA seems to have a advantage. Will that advantage be sustained in the next 1 month, 2 months? Is a big question. Because a lot of our voters decide once the campaign begins. So as of now, they seem to have an advantage. Will they be able to consolidate that advantage, or will they slip up on that advantage? The next 2 months, we have to wait to see and then decide. अमरजीत भाई, सर छुट्टियों पे हैं, इनको जाने देते हैं, क्योंकि एक जाते जाते सर के लिए इलेक्शन और उसके लिए थोड़ा सा तबला हो जाए. तो फिर नॉर्थ और साउथ का मेल करवा देते हैं. Your beat reminds me of a Punjabi wedding I recently attended, and we all danced to this. बहुत खूब. So, sir, thank you, Shastri Garu, for coming. Thank you very much for your time. Thank you.